अलायंस से बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। नुकसान मतलब ये नीचे की तरफ और होने की आशंका है या यहीं रुक जाएगा? जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी की हर गलती माफ कर देता है और इसीलिए वो बीजेपी के साथ टिका हुआ है। लेकिन क्या वो वोट शेयर उनका वो अजित पवार को वोट डाल पाएगा? बिहार और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र और बिहार ये एक तरह से स्विंग स्टेट है। मतलब ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिणाम पर असर डाल सकते हैं अगर यहाँ बहुत ज्यादा उलटफेर हो गया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इनका मिलाकर सीट शेयर जो वोट शेयर है वो 50% तक जा सकता है। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि यहाँ पर आप मत एंटर करिए, मतलब इंडिया को लेकर लगातार कह रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को अकेले लड़े या टीएमसी कांग्रेस के साथ लड़े, उनको सीटें उतनी ही मिलेगी। कि दिल्ली में बैठ के लगता है कि डीएमके बहुत अच्छा काम कर रही है ये, पर वैसा है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चा है अभी, मतलब इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वीकली शो में आप जानते हैं कि 2024 को लेकर दरअसल मिजाज क्या बनने हैं। और हम जब डाटा पर बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे जो है सर्वे भी सामने आते हैं और ऐसे लक्षण भी दिखते हैं कि आज की स्थिति के हिसाब से क्या लग रहा है। सीएनएक्स का एक सर्वे हुआ है जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल कर आई हैं और कुछ चौंकाने वाली और कुछ लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी होगा। तो उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीएनएक्स के डायरेक्टर भावेश झा मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर और मुंबई के ब्यूरो चीफ साहिल जोशी जी मौजूद हैं। साहिल भाई, आपका खूब खूब स्वागत है। भावेश भाई, खूब स्वागत है। भावेश भाई, आपसे ही आपका पहला कमेंट लेना चाहूँगा कि जो ये सीएनएक्स का सर्वे है ये एक बड़ी पिक्चर हमें बता रहा है, सीधे तौर पर एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने रख रहा है कि 2024 में क्या हो सकता है आज के हिसाब से। जिस सोच के साथ ये अलायंस बनाया गया था, इंडिया अलायंस बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं इस सर्वे के माध्यम से आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्क करती हुई दिख रही है। आप देखिए कि बंगाल में देखिए, बिहार में भी देखिए, जिन दोनों स्टेट में एनडीए लगभग क्लीन स्वीप की हुई थी 2019 में। सॉरी, बंगाल नहीं, बिहार और महाराष्ट्र, इन दोनों में देखिए कि दोनों में ही कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है, बड़ी लेवल पे नुकसान दिख रहा है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की थी, 18 सीट जीती थी, वहां भी इनको लगभग 6 सीटों का नुकसान दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सोच थी कि इन तीनों राज्यों में, देखिए मुझे जहां तक समझ में आया था, इस अलायंस के पीछे सोच यही थी कि जो जिन राज्यों में जहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 2019 में, उन राज्यों में कम से कम इनकी सीटें घटाई जाए एटलीस्ट अलायंस के माध्यम। तो वो वहां बंगाल में यदि अलायंस होता है, हालांकि मुझे नहीं पता सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी मिलके चुनाव लड़ पाएगी कि नहीं, लेकिन हमने एक सिनेरियो दिया था यदि इस अलायंस होती है तो यहाँ पे ये सीटें 12 सीट ही है, जो भी मोस्टली नॉर्थ बंगाल से ही है जहाँ पे बीजेपी जीत सकती है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। बीजेपी की पर्सनल अपानो तो उतना ज्यादा खराब नहीं भी हो, लेकिन जो अलायंस हो रहा है वहां पे, उस अलायंस से बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। खासकर जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ महाराष्ट्र में, अजीत पवार गुट को जो शामिल किया गया, उससे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन है बीजेपी के जो कैडर वोट है उसमें भी, और शिवसेना के कैडर वोट में, शिवसेना शिंदे गुट के कैडर वोट में भी। बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को झटका जरूर है, लेकिन फिर भी जैसे बीजेपी के बल पे 39 सीट पूरे एनडीए को मिली थी, वहां भी बीजेपी को कुल मिलाकर सिर्फ 24 सीटें मिले, तो यहाँ भी एक तरह का झटका ही माना जाएगा। आपके सर्वे में बताया जा रहा है कि एनडीए को 318 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 175 सीटें मिल सकती हैं। और 2019 का अगर हिसाब किताब देखें तो बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस को उस वक्त जो है 52 सीटें मिली थी। लेकिन अब जो आपका सर्वे बता रहा है वो कह रहा है कि साहब कांग्रेस को 66 सीटें और 2024 में कांग्रेस बीजेपी को 13 सीटों को करीब नुकसान हो सकता है और 290 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र और बिहार और बंगाल की हम राज्यवार चर्चा करेंगे। सर, मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि ये जो सर्वे बता रहा है, अभी एक बड़ी पिक्चर इसने ड्राइव करी है, लेकिन अगर इसको देखें, क्योंकि अभी 9 महीने हैं, 9 महीने में बहुत कुछ होना बाकी है। नहीं, देखिए 9 महीने में होना बहुत कुछ बाकी है, वो दोनों तरफ जा सकता है जी। मतलब एनडीए की सीटें बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन भावेश, जैसे आपने अभी बात कही कि भाई अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो एनडीए नीचे जा रहा है और बीजेपी भी नीचे जा रही है, और अभी भी चुनाव में 9 महीने करीब बाकी है। और आपने जो राज्य भी बताया है
कि जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम बिग पिक्चर देखें तो आपको क्या लग रहा है भावेश कि ये क्या नुकसान मतलब ये नीचे की तरफ और होने की आशंका है या यहीं रुक जाएगा जितना भी नुकसान दिख रहा है 18-20 सीटों का बीजेपी को अभी तक? बीजेपी से मेरा मतलब आशय है एनडीए का कि जो 336 पिछली बार थे 37, तो वो नुकसान जो है आगे चल के और बढ़ सकता है क्या? क्योंकि जैसे अविचल ने कहा कि 9 महीने अभी चुनाव में बाकी है और चुनाव आते आते तक ये और घट सकता है, आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे महाराष्ट्र केस, एक महाराष्ट्र को केस स्टडी ले लीजिए। महाराष्ट्र में अभी लगभग बराबर की फाइट दिख रही है। यदि यहाँ पे शिवसेना यूबीटी एंड कांग्रेस एंड एनसीपी शरद पवार गुट, ये यदि सही कैंडिडेट देने में सफल होते हैं और यदि इंडिया पूरा कैंपेन ग्राउंड पे बहुत अच्छा से करे और बीजेपी अभी से यदि सेल्फ गोल अब और करना जारी रखे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को वहां और नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसी तरह देखिए, जैसे जो अलायंस जिस सोच के साथ बनाया गया था कि हम लगभग 450 सीटों पे एक कैंडिडेट देंगे, तो उसमें अभी बहुत सारे जगहों पे वर्कआउट करना बाकी है। जैसे तेलंगाना में मुझे लगता है कि अभी वो वर्कआउट हुआ नहीं है, लेकिन असेंबली इलेक्शन के साथ, असेंबली इलेक्शन जो है तेलंगाना में है नवंबर में, उसके बाद शायद वहां पे गठबंधन जरूर शेप लेगा, मुझे लगता है। उसी तरह बहुत सारे जगह ऐसा है जहां पे ये गठबंधन अभी शेप लिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैंपेन शुरू होगा, कैंपेन अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो बस 9-10 महीने है ना, कैंपेन शुरू है ना कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि दोनों तरफ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे, जैसे तेलंगाना में बीजेपी 4 सीट जीती थी, अभी हमने जो सर्वे किया तो उसमें बीजेपी एक अच्छी 2 सीट और एक्स्ट्रा जीतती हुई दिख रही थी। लेकिन हो सकता है कि वहां पे यदि अलायंस हो, यदि वहां पे कांग्रेस और जो टीआरएस है, बीआरएस है, उन दोनों के साथ अलायंस हो जाए, तो बीजेपी एक छोटी पार्टी, वहां पे संगठन बहुत मजबूत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वहां पे उनको 4 सीटें मिल गई थी, अभी 6 सीटें दिख रही है, लेकिन अलायंस हो तो शायद वहां पे नुकसान हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे जो 4-5 सीटों का जो हर जगह आपको नुकसान दिखेगा, वो एक बूंद बूंद करके बहुत बड़े नुकसान की तरफ दिख जा सकता है आगे आगे आने वाले दिनों में। तो महाराष्ट्र का जो, क्योंकि ये पहला सर्वे है महाराष्ट्र का जी, मतलब अलग अलग सर्वे पिछले कुछ महीनों में आया, सकाळ का आया, सी वोटर का आया, लेकिन लोकसभा को लेकर ये मुकम्मल एक पहला सर्वे है। जब दोनों पार्टी इसमें टूट हुई और उसके बाद अब 6 स्ट्रीम बन गई तो है। जो हम अगर साहिल का कमेंट ले उसके पहले आप बता दीजिए कि क्या प्रोजेक्शन जी जी, महाराष्ट्र में 48 सीटें, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें इसी राज्य में हैं। उसमें जो सीएनएक्स का सर्वे अभी बता रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 9, शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको 11, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसे 2, एनसीपी जो शरद पवार के हिस्से की जो पार्टी रह जाएगी वो उसको 4, और एनसीपी जो अजीत पवार के हिस्से की जो पार्टी है उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। ये सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है। साहिल भाई, अगली मीटिंग जो है वो नहीं, पर ये मतलब इसको देखो, हम साहिल के पास जाएं उसके पहले ये समझ लीजिए, ये तो आपने ब्रेकअप बताया, हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं कि कौन किधर है। तो ये स्कोर जो एनडीए का है वो भी 24 है, हाँ, और इंडिया का भी 24 है, 24 है, तो बराबरी का बता हुआ है। तो अब साहिल, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्शन है, और आप इतने उसको क्लोजली पिछले साल भर से ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, पहले एकनाथ शिंदे एनडीए में आ गए, अब अजीत पवार आ गए, तो ये जो पहला एक सर्वे आया, इस पर क्या लगता है आपको? देखिए मिलिंद जी, इसमें एक बात साफ नजर आ रही है कि जो आपने ट्रेंड की बात कही थी बीच में, आप जब बोल रहे थे तब, जनवरी से लगातार अलग अलग सर्वे आ रहे हैं। हालांकि सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल के तौर पर सीट वाइज उन्होंने स्पेसिफिक सीट वाइज सर्वे दिया हुआ है, लेकिन देखिए इंडिया टुडे ने एक मूड ऑफ द नेशन किया था, उसके बाद में उस सर्वे में भी यही ट्रेंड दिखाया गया था कि भले ही शिवसेना का एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी के साथ गया है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिला है। वो सिर्फ विधायकों का एक समूह उनके साथ में गया है, लेकिन उसके साथ में जो वोट शेयर बीजेपी को ले जाना चाहिए वो नहीं गया हुआ है। मैंने सीएनएक्स का सर्वे देखा है और उसमें मुझे जो चीजें दिखती है वो कुल मिलाकर जनवरी 2023 से ये ट्रेंड लगातार उसी तरीके से दिख रहा है। बीच में सकाल ने सर्वे किया था, उसमें भी यही ट्रेंड दिखाई दिया था, हालांकि उन्होंने उसको कन्वर्जन वोट शेयर का सीट्स पे नहीं किया हुआ था, जो यहाँ पर किया गया और जो इसके इंडिया सी वोटर के सर्वे में भी दिखाई दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें यह दिखाई दे रही है कि हर सर्वे में एक बात अंडरलाइन हो जाती है कि कितनी भी कोशिश के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। बीजेपी का वोट शेयर जिस रेंज में 2014 से दिखाई दे रहा है, उसी रेंज में इतने साल जाने के बाद, 5 साल सरकार में रहने के बाद, 2.5 साल विपक्ष में रहने के बाद,
और वापस अब एक 1.5 साल करीब करीब सत्ता में रहने के बाद भी उनका अपना वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उनको नुकसान भी नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी की ग्रोथ एक तरीके से रुक गई है। वो मिड करियर पे कहीं पर आकर रुक गई है। अब इसके बाद या तो उनका करियर बहुत शूटअप करेगा या तो पूरी तरीके से नीचे चला जाएगा। तो वो कहीं मिड करियर में फंस गए। बीजेपी यहाँ पर जितनी ग्रोथ होनी थी वो उनकी ग्रोथ आकर वहां पर रुक गई है। अब इसके बाद उनके पास कोई नई बात नहीं रही है दिखाने के लिए, जिसके वजह से शायद उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, या फिर जो अब तक अलायंस के बलबूते पर वो अपनी बात मनवा रहे थे, मतलब एनडीए के लिए रिजल्ट लेके आ रहे थे, वो अलायंस में कहीं गड़बड़ी उनकी होने लग गई है। अपने बलबूते पर वो शायद इसलिए कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अपने बलबूते पर वो भले 30% उनका वोट शेयर है, 30% से वो 7-8% एक्स्ट्रा 8% एक्स्ट्रा वोट लाना भी बहुत मुश्किल है। भावेश मेरे ख्याल से इस बात को सपोर्ट करेंगे कि 8% एक्स्ट्रा वोट खींचना अपने बलबूते पर यह बहुत मुश्किल काम होता है। उतना भी वो कर ले तब भी अपोजिशन अलायंस की ताकत इतनी बड़ी होगी कि वो 45% तक चले जाएंगे और 38-40% वोट शेयर अपने बलबूते पर बीजेपी लाने के बाद भी बीजेपी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। और इसीलिए उन्होंने विपक्ष में, भले उसका फायदा उन्हें ना हो, लेकिन विपक्ष में कहीं ना कहीं टूट पड़े, विपक्ष का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं टूटे, उसकी कोशिश करना शुरू किया है। मेरे ख्याल से इसमें और एक चीज खास करके नजर आती है कि सिर्फ अलायंस होने से काम नहीं होता है, तो वोट ट्रांसफर ये बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है कि जो बीजेपी का वोट बेस है, जो बीजेपी का वोटर है, वो बीजेपी की हर गलती माफ कर देता है और इसीलिए वो बीजेपी के साथ टिका हुआ है। लेकिन क्या वो वोट शेयर उनका वो अजित पवार को वोट डाल पाएगा? एक बार पकड़ लीजिए, मान डाल भी देगा लोकसभा के लिए, क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, इसके नाम पर वो शायद वोट दे दे उस तरीके से। लेकिन वाइस वर्सा हो पाएगा क्या, ये बड़ा डिफिकल्ट है कि क्योंकि एनसीपी का वोट शेयर है, ये एंटी बीजेपी वोट शेयर है और वो विधानसभा के लिए भले आदमी को देखकर वोट देगा, वहां के विधायक को देखकर वोट देगा, वहां के लोकल लीडर को देखकर वोट देगा, लेकिन लोकसभा के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ जा सकता है। इसके लिए वो जो ट्रांसफर ऑफ वोट शेयर है वो एक बड़ा मुश्किल ये रहेगा उसमें। जैसा साहिल जी ने कहा, बीजेपी वहां पे सारी सीटों पे यदि लड़े, 48 सीटों पे, तो मैं मानता हूं कि बिहार और महाराष्ट्र के ऐसे जैसे सारी सीटों पे यदि खुद बीजेपी लड़ी तो यहां से बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। 20 सीटें अभी है, सारी सीटों पे लड़े तो 25-30 सीटों पे आराम से अपने आप जीत सकती है। लेकिन चूंकि उनको अलायंस को भी एकोमोडेट करना है, पिछले पहले भी 18 सीटें 23 सीटें शिवसेना को दे दी थी पिछली बार, तो वहां पे उनका जो स्ट्रेंथ है वो लगभग लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड स्ट्रेंथ के चलते चूंकि वहां पे एक जो गुट टूट गया है, उनके पास भी वोट नहीं है, तो उन सारी सीटों पे बीजेपी लगभग कमजोर है। मैं एक बिग पिक्चर के लिहाज से कि अभी जब 24-24 है या बराबरी का मुकाबला है, तो क्या ये डाउनसाइड अभी भी हो सकता है एनडीए के लिए, क्योंकि इस पे एक नेशनल पिक्चर पे इफेक्ट करेगा। अभी जो अगर एनडीए का जो लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है अगर वो महाराष्ट्र में उसका नुकसान ज़्यादा हो, तो ये हो सकता है आने वाले 8-9 महीने में। मैं बिग पिक्चर को ही रखना चाहता हूं और भावेश जो कह रहे थे उसमें यही चीज ऐड होगी कि अगर बीजेपी अपने बलबूते पर, जो भावेश कह रहे हैं कि अगर वो खुद अकेली लड़े तो हो सकता है कि वो 40% वोट पाले, और हो सकता है कि वो आज अगर 20 सीटें जीत रही है सीएनएक्स के पोल के हिसाब से, तो वो हो सकता है कि 30 सीटें जीत ले। बिग पिक्चर में अगर हम देखें तो क्यों महाराष्ट्र में इस तरीके से किया जा रहा है, हमने बिहार में भी देखा खास करके कि चिराग पासवान, जिनको उन्होंने पूरी तरीके से बेदखल कर दिया था, उनको भी वो खींच खींच के साथ में लेकर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी, जिनका कुछ नहीं है, उनको साथ में खींच कर लेकर आने की कोशिश करे। भाई 1-2% क्यों ना हो, लेकिन उसका भी हमको फायदा मिलना चाहिए, उसकी कोशिश वहां पर चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब अगर हम मतलब इंडिया के नजर से देखें तो ये ओरिजिनल प्लॉट जो है इंडिया का, वो 2019 से रखने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को हम नेशनल लेवल पे फाइट नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को फाइट करना है तो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पार्टीज को साथ में आकर अरिथमेटिक से उनसे लोहा लेना पड़ेगा। दूसरा यह है कि एक थिंकिंग मुझे खास करके अपोजिशन पार्टीज में दिखाई देती है कि बीजेपी को डिफीट करना है। उनके सामने बीजेपी को डिफीट से ज्यादा मोदी को डिफीट, ये बहुत ज्यादा उनके सामने चैलेंज है। और वो अगर डिफीट करना है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिले अपने बलबूते पर, तभी वो एक तरीके से उनको डिफीट कर पाएंगे। भले एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन वो
मोदी सरकार शायद ना रहे, क्योंकि अगर वो 2272 से नीचे भी खींच ले उनको, तब भी वो दिक्कत पे आ जाएंगी, क्योंकि आज की तारीख में सरकार वहां पर स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना रही है। 14 में भी बनाई और 19 में भी बनाई। एनडीए पार्टनर्स को तो उन्होंने साथ में रखा हुआ है फिलहाल सरकार बनने के बाद में। उनको किस तरीके से ट्रीट किया, ये खुद जिस तरीके से मोदी जी का स्पीच था एनडीए के मीटिंग में कि भाई अगर किसी को मैंने बोला नहीं होगा, गलती हो गई होगी तो छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, उस टाइप से, ये नॉर्मली स्पीच वो कभी देते नहीं है, लेकिन वो इस बार दिया उन्होंने क्योंकि उनको पता है कि इस बार सचमुच में उन्हें अलायंस पार्टनर की जरूरत पड़ने वाली है इस तरीके से। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये जो लोकल फाइट्स है वो कहां कहां हो सकती है, वो बंगाल में हो सकती है, वो बिहार में हो सकती है, वो महाराष्ट्र में हो सकती है, वो एक तरीके से तेलंगाना में हो सकती है, वो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो सकती है। तो यहां पर ये लोकल फाइट्स होती है। बाकी जो स्टेट्स है, यूपी का एक तरीके से देखें तो यूपी बीजेपी स्टेट माना जाएगा क्योंकि वहां पर बीजेपी वैसे भी स्ट्रांग है। गुजरात ये भी बीजेपी का स्टेट माना जाएगा, वहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। लेकिन बाकी स्टेट्स में ये फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के, वहां पर कांग्रेस कितना अच्छा करेगी उस पर डिपेंड होगा, उस पर इंडिया का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इंडिया का लेना देना ये सारी स्टेट्स में होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बलबूते पर अपना परफॉर्मेंस उस स्टेट में कितना अच्छा होगा उससे बेहतर वो बिग पिक्चर में देख रही है कि बिग पिक्चर में अगर वो 272 क्रॉस कर पाए तभी उन्हें फायदा होगा। और उस लिहाज से इन बाकी स्टेट पर उनका काम चल रहा है, उसी लिहाज से महाराष्ट्र में भी काम चल रहा है। अभी भावेश कह रहे थे कि बीजेपी की सीट्स बढ़ जाएंगी, मेरा उल्टा मानना है कि बीजेपी को यह समझ में आ रहा था कि उनका वोट शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन वो सीट्स में तब्दील नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि शिवसेना, उद्धव वाला से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इनका मिलाकर सीट शेयर, जो वोट शेयर है वो 50% तक जा सकता है, 47 से 50% तक जा सकता है, जिसका सीधा फायदा उन्हें होगा सीट्स कन्वर्जन में, और जिसका सीधा असर यह होगा कि बीजेपी को 40% से ज्यादा अपने बलबूते पर वोट शेयर मिलने के बाद भी उनकी सीटें 15-20 से ज्यादा नहीं जा पाएगी, और यह बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए होगा टोटल टैली के हिसाब से। और इसीलिए उनकी ये कोशिश यहां पर नजर आ रही है। तो बिग पिक्चर में देखें तो जिस स्टेट्स में बाकी पार्टियों को साथ में लेकर अपोजिशन अलायंस, इंडिया अलायंस काम कर सकता है, वहां पर बीजेपी जितना हो सके छोटी पार्टियों को साथ में लेगी। और उसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि अपोजिशन अलायंस में अगर कहीं ब्रेक हो, लीडर्स खींच लो, पार्टी तोड़ दो, ये कोशिश बीजेपी की आने वाले चुनाव तक चलती रहेगी, लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। आगे ले जाते हैं, क्योंकि जो सीएनएक्स का सर्वे है उसमें बिहार में जो 40 सीटें हैं वहां पर एनडीए को 24 और जो इंडिया है उसको 16 सीटें देने की बात कही है, और जिसमें जेडीयू को 7 और आरजेडी को 7-7 सीटें देने की बात है। तो भावेश भाई, सबसे पहले तो सीधी सीधी बात यह है कि एनडीए को उतना नुकसान हो नहीं रहा है जो महागठबंधन सबसे ज़्यादा जो बड़ा महाराष्ट्र और बिहार में नजर आ रहा है, हो रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। 39 थी, अभी 24 जा रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया जो है जो बात कर रहा है कि वो सिंगल डिजिट में एनडीए को ले आएगा, वो दिख नहीं रहा है। देखिए, बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे ना, पूरे मैं बिहार के, चूंकि बिहार से ही आता हूँ तो बिहार को बहुत अच्छा से रिसर्च करता हूँ। बिहार के एक लार्जर पिक्चर में देखेंगे ना तो आप देखें नीतीश कुमार के कार्यकाल को गौर से देखिए। 2007 या 2008 में नीतीश कुमार ने भूमि सुधार को लेकर कमेटी बनाई थी, बंदोपाध्याय कमेटी। उस बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार में जो जमीन का हस्तांतरण, जो आदान प्रदान हुआ, सबसे ज्यादा यादवों और कुर्मी में हुआ है। ठीक है, अब यादवों और कुर्मी में हुआ, इसका मतलब ये दोनों ही जो कास्ट है उनको सबसे ज्यादा ताकत मिली है आर्थिक रूप से। अब जब आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा ताकत मिली है, और आप देखें तो सत्ता में भी यही दोनों लगभग है, कुछ महीने की जीतन राम मांझी को छोड़ दीजिए तो पिछले 30-35 साल से। अब कहने की बात यह है, तो वहां पे बिहार में जो लड़ाई है वो पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा की है। कोशिश जरूर है नीतीश कुमार की आगरा वर्सेस पिछड़ा बने, लालू और नीतीश की, लेकिन वहां पे एक्चुअली लड़ाई है पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा की, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और बीजेपी के साथ वहां पे अच्छी बात यह है, देखिए 2015 वाली नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, बीजेपी भी 2015 वाली नहीं है। 2015 के बाद से बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत मेहनत किया वहां पे, और धीरे धीरे नीतीश कुमार 2015 से नीतीश कुमार का करिश्मा भी कमजोर हुआ है और उनके ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ जो अलायंस है आरजेडी और नीतीश का, दोनों में भी एक तरह का साथ जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि साथ संगत उस तरह का नहीं है ना। दोनों की जो पॉलिटिक्स जरूर, क्योंकि एक पॉलिटिक्स अब कहते हैं ना कि एक मजबूरी का साथ में है अभी,
तो उस वजह से दोनों के वोट कन्वर्जन में काफी दिक्कत हो रही है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जहां जहां भी आरजेडी आरजेडी की जो सीट है, प्रॉपर सीट, जहां तक हम लोग एनालाइज कर रहे थे, पिछले बार 20 सीटों पे आरजेडी लड़ी थी, इनफैक्ट 19 सीटों पे, एक सीट उन्होंने लेफ्ट को दिया हुआ था। उन 19 सीटों के बाद आप देखेंगे जहां जहां भी यादवों का वोट है, वो यादवों का वोट भी उस 19 सीट के अलावा जहां जहां बीजेपी है, वहां पे उन यादवों का वोट भी बीजेपी को मिलती है। तो बीजेपी के लिए एक बिहार बिहार में, मैं जैसे अभी पहले कहा कि बिहार और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वहां पे स्ट्रेंथ वाइज जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत मजबूत है, वहां पे अकेले ज्यादा बेटर करेगी। ठीक है, गठबंधन है, गठबंधन में उनको सीटें बांटनी पड़ेगी, इसी वजह से उनको ये दिख रहा है। लेकिन जहां तक जो इंडिया गठबंधन की बात है, देखिए इंडिया गठबंधन में अरिथमेटिक आप देखें तो दिख तो रहा है कि इनके पास बहुत ज्यादा वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के पास खासकर अब वो ताकत नहीं बची है, जिसके वजह से ये स्थिति है कि वो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाएगी। जो आंकड़ा अविचल ने दिया है, तो अभी भी वहां पर एनडीए को नुकसान तो है ही है, क्योंकि पिछली बार 39 सीटें आ गई थी जी, और इस बार 24 सीटें आ रही, तो अभी भी यहाँ पर 15 सीटों का नुकसान है, सीधे 15 सीटों का नुकसान हमको भावेश यहाँ साफ साफ दिख रहा है। हाँ, नुकसान है, क्योंकि उसमें 16 सीटें जेडीयू की थी, एंड ये अलग बात है कि जेडीयू भी बीजेपी के बदौलत ही जीती थी। पर वो देखिए, एक जब पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है तो उसमें नुकसान तो होगा ही नहीं। जैसे आप याद कीजिए 2019 में यूपी को याद कीजिए, 2014 में बीजेपी को 42-43% वोट मिली थी, लेकिन सीटें मिली थी 73 बीजेपी अलायंस को उत्तर प्रदेश में। लेकिन वही बीजेपी को 2019 में वोट से लगभग 50% मिली थी, लेकिन सीटें घट के हो गई थी 64। तो जब पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है तो हो सकता है कि आप वोट शेयर बढ़ जाए, लेकिन सीटें जरूर घटती। तो बिहार में आपको अगले 9 महीने में क्या लग रहा है कि मतलब एनडीए की सीटें बढ़ सकती है यहाँ से या घट सकती है? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और बिहार ये एक तरह से स्विंग स्टेट है, मतलब ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिणाम पर असर डाल सकते हैं अगर यहाँ बहुत ज्यादा उलटफेर हो गया तो। ये देखिए, बिहार को लेके मेरा ना पूरा मत है, यदि बीजेपी अपने छोटी छोटी, जैसे मैं पिछले 2020 का असेंबली चुनाव में भी आरजेडी के नेताओं को सजेस्ट करता था कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां, इनको सीट देने से आपको फायदा नहीं होगा। वहां पे बिहार में देखिए वोट किसके पास है, वोट ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है, किसके पास ताकत है? आरजेडी के पास है, बीजेपी के पास है, कुछ हद तक नीतीश कुमार के पास, बहुत ज्यादा नहीं, और चिराग पासवान के पास है, बाकी किसी के पास वोट नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि यहाँ पर आप मत एंटर करिए, मतलब इंडिया को लेकर लगातार कह रही हैं कि यहाँ पर हम दमदारी रखते हैं, तो यहाँ पर हमें ही लड़ने दीजिए, ये एक सही रणनीति है? देखिए ये तो भावेश बताएंगे कि वोट का जोड़ घड़ाव क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के लड़ने से ममता को फायदा ही होता है, क्योंकि जो एंटी ममता वोट होता है या टीएमसी का वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, भले वो कुछ परसेंट बढ़ जाए। बाकी इस पर भावेश ही बता पाएंगे कि मतलब ये इनके तीनों के साथ में आने से क्या होगा। लेकिन ये मेरा मत ये है कि वो जैसे मान लीजिए बीजेपी के विरोधियों का मत बढ़ जाता है, उसी तरह से बंगाल में भी टीएमसी के विरोधी जो है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं इसमें अलग मत रखता हूँ। बंगाल में ममता बनर्जी को अकेले लड़े या टीएमसी कांग्रेस के साथ लड़े, उनको सीटें उतनी ही मिलेगी। ठीक है, जो अब लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो वोट मिले हैं वो ममता के साथ जो बहुत कम वोट है उनके पास, आप देखें ना, लगभग 4% के आसपास वोट है, बहुत ज्यादा वोट है नहीं। आप देखिए पिछले विधानसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। मोटी लाइन यही निकल के आती है, महाराष्ट्र 48, बंगाल 42 और बिहार 40, कुल मिलाकर ये सीटें हो जाती हैं 130, और 130 में नुकसान जो 2019 के मुकाबले एनडीए को हो रहा है वो हो रहा है 40 सीटों का नुकसान। तो ये नुकसान जो है वो बड़ा है, और इसको कहाँ से भरा जाएगा ये अलग बात है। लेकिन इसमें क्या ये नुकसान और इसके आगे का नुकसान ये आशंकित कर सकता है एनडीए को, बेसिकली बीजेपी बात करी जाए तो, कि साहब की 2024 में दिक्कत यहीं से आ सकती है, इन तीनों जगह से। तो ये मुझे लगता है ये एक तरह से जिसको हम स्विंग स्टेट कहते हैं, जो राज्य जो है नतीजा पलट सकते हैं, मतलब ये हो सकता है बीजेपी के लिए अच्छा भी कर दे, एनडीए के लिए अच्छा भी कर दे, या उनको बहुमत से दूर भी कर दे। तो ये 140 सीटें जो है ये, क्योंकि ये यहाँ पर ऑपोजिशन के पास कुछ ताकत है, मतलब उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि भाई एक तरफा मुकाबला है, गुजरात में है। तो ये जो 40 सीटों का नुकसान इन 3 राज्यों में दिख रहा है, ये क्या लगता है आपको कि ये और
मतलब ये नतीजा तय करेगा क्या ये 40 का नुकसान ये फायदे में तो बदल सकता है या और उल्टा हो सकता है, मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे मैंने कहा, जो इंडिया बनाने के पीछे सोच ही यही थी। आपने शुरुआत में जब नीतीश कुमार सबको एक तरह से जोड़ रहे थे, तो आपने उनके जो पार्टी के जो अध्यक्ष ललन सिंह, उनका 2-4 स्टेटमेंट याद किए। उन्होंने कहा था बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, इन तीनों में हम उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएंगे, और इन तीनों में नुकसान दिख भी रहा है। अब वो नुकसान कितना होगा, वो सारी चीजें डिपेंड करता है कि वो अलायंस किस तरह सेफ रहती है, कैंडिडेट कैसा होता है, और ये इंडिया जो गठबंधन बना वो अभी किस हद तक आगे एक साथ रह पाते, कैसा कैंपेन करते, कैसे उनकी पॉलिसी होती है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक अलायंस बना लेने से नहीं होता ना। आपको चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आपको, आपकी नीति क्या होगी, आपकी नेता क्या होगी। नेता जहां तक बात है, तो आपके पास तो मुझे लगता है कि तय भी नहीं कर पाएंगे आप। नेता यदि तय कर पाएंगे तो फिर आपके अलायंस से साथ भी नहीं रह पाएगा। नीति क्या होगी, नीति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा इन राज्यों में। यदि जैसे कांग्रेस की अभी पॉलिसी रही है कुछ सालों से फ्री व्हीज को लेके, तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि लोकसभा इलेक्शन में क्या वो काम करेगी क्या। आपको याद होगा 2019 में कांग्रेस ने एक न्याय स्कीम अनाउंस किया था, 70,000 रुपीज पर न्याय वुमेन, यस, वुमेन को। लेकिन वो तभी वर्क नहीं की थी। उसके बदले में 6,000 रुपीज प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस किया था किसानों का, वो काम कर गई थी। ठीक है ना। तो वो देखना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज जो इस बार अनाउंस करेंगे, उसको लेके किस हद तक वो कैंपेन करेंगे कि वो लोगों को क्लिक करे। ठीक है। तो इन तीनों राज्यों में एक स्विंग स्टेट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीजेपी को नुकसान ही होगा और नुकसान होगा, बट जरूरी नहीं है कि बीजेपी यहाँ से आगे नहीं बढ़े, ये भी जरूरी नहीं है। मतलब अभी बहुत सारे पिक्चर और ये बाकी है। बिल्कुल सही कि यहाँ से वापस भी बढ़ सकती है, क्योंकि सिर्फ बाकी जो विपक्ष है उसके पास गणित ही है एक तरह से, मतलब उनके पास भी वोटों का जोड़ ही है। हाँ, मतलब वो जोड़ है वो, और जरूरी नहीं कि ट्रांसफर, जो साहिल कह रहे थे या जो मतलब कि वो जो भावेश बता रहे थे कि वो बिहार में ट्रांसफर हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। लेकिन भावेश, ये जो करीब 40 सीटों का नुकसान हो रहा है, और आपने शुरुआत में हालांकि बताया, तो इसकी भरपाई कहां से कर रही है आप, जब 318 सीटों का अनुमान बता रहे हैं? यही सीट सिनेरियो हो पाता है 2024 में, तो उस तरह से नुकसान तो भरपाई नहीं होगी। हाँ, कुछ हद तक, जैसे ये दिल्ली में एक माहौल है कि साउथ में बीजेपी या अलायंस सीट नहीं जीती, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में कुछ ग्राउंड जरूर इन लोगों ने गेन किया है। तमिलनाडु में जो अलायंस है लगभग 8 सीटें जीत रही है। तो तमिलनाडु में एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में बैठ के लगता है कि डीएमके बहुत अच्छा काम कर रही है ये, पर वैसा है नहीं। आप 2021 के विधानसभा में देखे कि यदि बहुत ज्यादा लीडरशिप क्राइसिस नहीं होती एआईडीएमके में, तो और अच्छा कर सकती थी। अब धीरे धीरे वहां पे लीडरशिप जो का इशू है वो सेटल हो गया। पलानीस्वामी वहां पे एक एक्सेप्टेबल लीडर है, तो वो एक उनके पीछे एक पूरी कैडर है। खासकर जो एक बीजेपी का भी वहां पे एक अन्नामलाई है, उन्होंने, और सेंगोल का जिस तरह का इशू हुआ था, आपने याद होगा न्यू संसद के इनॉग्रेशन के टाइम में। तो बीजेपी जरूर वहां मेहनत करी। खासकर बीजेपी को जो फायदा ना भी हो, क्योंकि बीजेपी बहुत कमजोर है तमिलनाडु में, लेकिन अलायंस को जरूर तमिलनाडु में फायदा हो सकता है। तेलंगाना में जैसे मैंने कहा कि यदि अलायंस नहीं होता तो बीजेपी यहाँ से और अच्छा कर सकती है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के कैडर में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि कर्नाटक जीतने के बाद कुछ सिनेरियो जरूर बदला है, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि तेलंगाना में क्या करना है। तो जिसकी वजह से बीजेपी के लिए कुछ ग्राउंड हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि 40 सीटों का भरपाई ऐसे नहीं हो पाएगा, उधर से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई राज्यों में तो बीजेपी लगभग सैचुरेशन पॉइंट में है। अब गुजरात में 26 सीटें है तो 26 जीत ही रही, अब 26 से 30 नहीं होगी ना। राजस्थान में 25 सीटें, 25 सीट तो ऑलरेडी जीत रही, अब उससे 30 सीटें नहीं होगी ना। लगभग बहुत सारे राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट में, तो वहां से तो घटेगी ना कुछ हर जगह नुकसान हो रहा है। अब जहां पे सैचुरेशन पॉइंट पे है वहां से आगे नहीं बढ़ेगी, शिखर है, उन्होंने अपने लिए बेंचमार्क तय कर लिया है, तो वहां से कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही है। अब दिख भी रहा है, नुकसान दिख भी रहा है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, इस पूरे जो गठबंधन है, या पूरे जो 2024 के लिए जो टोन सेट होगी, उसके लिए ना ये अभी जो असेंबली इलेक्शन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव हैं और साल के अंत में होंगे, तो वो भी टोन सेट कर सकते हैं। उस पर भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो मोटी पिक्चर निकल कर आई है, जो बड़ी लाइन कह सकते हैं, वो ये है कि महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जहाँ होती हैं 130 सीटें हैं, वो स्विंग स्टेट जो सर ने नाम लिया, बड़ा सही उसका शब्द है कि वो किधर भी जा सकता है और किधर भी मूवमेंट को
बना और बिगाड़ सकता है। तो इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। ये साप्ताहिक सभा में आप जुड़े और मैं सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूंगा जी, जी, कि प्लीज। जैसे अगर इंडिया के लिए 3 स्टेट है, तो मुझे लगता है कि जो तमिलनाडु के बारे में इन्होंने बात की अभी भावेश ने, तो एक खबर आई बड़ी रोचक, मतलब ये चर्चा, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। ये चर्चा है अभी, मतलब इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब जो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए जो बाजी पलटने वाले स्टेट है, वो उत्तर प्रदेश तो है ही है, क्योंकि वहाँ उनको गेंद 80 सीटें, पिछली बार 62 सीटें थी, तो उनके पास वहाँ पर स्कोप है और वहाँ अच्छी स्थिति में है। वैसे ही तमिलनाडु हुआ या तेलंगाना हुआ, जो कर्नाटक चुनाव के बाद एक लगा कि भाई साउथ में बीजेपी एकदम डाउन है या साफ है, तो वो भावेश की बात सही है कि अगर हमको इन राज्यों पर भी, जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना पे बीजेपी के नज़र से नज़र रखनी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में भी क्या वो और आगे बेहतर कर रहे हैं जी। तो ये हम नज़र बरकरार रखेंगे और आप हमारे साथ जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया भावेश भाई, बहुत सारा शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। साहिल भाई का शुक्रिया, और सर आपका भी खूब सारा शुक्रिया, और साप्ताहिक सभा में आप जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।